वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लेक्चर में हमारा कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का जो टॉपिक है उसमें जो लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड डिस्काउंट का पूरा जो डिस्कशन है वो पूरा थियरी आज मैं डिटेल में लेने वाला हूं। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कमीशन ब्रोकरेज और डिस्काउंट की बातें की है, मतलब दो टॉपिक फर्स्ट एक्सरसाइज में कवर हुआ है। एंड द लास्ट पार्ट जो एक डिस्काउंट का ही हिस्सा हम मान के चलेंगे, बट ये पूरा सिचुएशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्कस किया है, जो कहाँ ना कहाँ आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट में भी ये चैप्टर को रिलेट करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन करने से पहले तुम्हारे नॉलेज में ये सब थियरी बराबर से बैठी हुई होनी चाहिए, then only we can fluently solve questions based on this particular topic. Student, let's begin. As you know, in the business buying selling होते रहती है, and we know that seller sells goods to buyer on cash basis as well as on credit basis. So in front of you I have shown there is one seller, there is one buyer. Seller is selling goods ऑन क्रेडिट वर्थ ₹10,000। जो मैंने लिखा है उसको प्रॉपरली कंसीडर करिएगा, बिकॉज दिस होल थियरी पार्ट आई हैव कवर्ड विद द हेल्प ऑफ वन सिचुएशन। क्योंकि एग्जाम्पल के आधार पे मैं बातें करूंगा तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ये जब पूरा सिचुएशन जब आपको समझ में आएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसके आधार पे आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकोगे what exactly question is saying. So a seller is selling goods on credit worth ₹10,000। भाई साहब, क्रेडिट में सेल करने का मतलब ये है कि बायर जो है उसको ऑन द स्पॉट पैसा देने वाला नहीं है। ही इज गोइंग टू हैव सम क्रेडिट पीरियड, उधार पे हम जो बोलते हैं, तो वो अभी का अभी पैसा नहीं पे करेगा, वो कुछ महीनों के बाद या कुछ इस तरह से सेलर से क्रेडिट पीरियड डिमांड करेगा कि मुझे कुछ महीने दे दो, उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा। सो सेलर इज एग्रीइंग अपॉन हिज कंडीशन, लेकिन बायर को उस क्रेडिट पीरियड का जो एडवांटेज चाहिए, तो सेलर बोलता है तुझे 10,000 के गुड्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब देखिए आपके सामने बिल बना हुआ है 10,250 का, एंड दिस 10,250 बिल पे जो लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट्स दैट कि 5 महीने का, उसमें डेट लिखा है, पीरियड लिखा है कि 5 महीने का क्रेडिट पीरियड होने के बाद ये बिल का पेमेंट होगा, और बिल का पेमेंट 10,250 का होगा। जो अभी पेमेंट कर रहा है ऑन द स्पॉट तो उसको 10,000 पे करना है, 5 महीने के बाद उसको जो पे करना है तो उसको 10,250 पे करना है। तो ये जो 250 एक्स्ट्रा जो चार्ज किया है उस पर ध्यान दीजिए। दैट इज व्हाट द एडिशनल अमाउंट बायर हैज टू पे टू द सेलर। अब जब सेलर ये गुड्स नक्की करता है बेचने का, वो बिल बनाता है, जब भी बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उस पे रेवेन्यू स्टैंप वगैरह लगा हुआ है, इसलिए लीगल बन जाता है।
तो 10,250 का जो पेमेंट उसको करना है 5 महीने के बाद, ये सब उस पर लिख के ये बिल का कॉपी अपने पास रखेगा सेलर और एक कॉपी बायर को दे देगा। बायर का बिल के ऊपर वो साइन ले लेगा ताकि सेलर को वेरीफाई हो जाए कि भाई ये बिल 5 महीने के बाद पे होने वाला है, दैट इज श्योर, बायर ने एग्री किया है। और जो ये बिल बना रहा है सेलर, ही इज नोन एज ड्रॉवर इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, और जो यहाँ बिल जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ है जैसे कि बायर है यहाँ, उसको हम बोलते हैं ड्रॉवी। मगर यहाँ हम सेलर और बायर रिलेशन का ही टर्म यूज करेंगे। ड्रॉवर ड्रॉवी अकाउंटिंग सेंस में आप भले यूज करो, बट जस्ट आई हैव रिटन बिकॉज इज सेम कंसेप्ट अकाउंट्स के एंगल से भी आपने सीखा है। नाउ मूविंग फर्दर, तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे देख लो, जितना मैंने डिस्कशन किया, दैट सेलर विल सेल गुड्स एट ₹10,000, दैट इज कैश सेल्स, जो अभी का अभी पेमेंट करने वाला है। रेडी कैश लिखा है, देखो रेडी कैश का मतलब है ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है। तो ये 10,000 जो है, ये 10,000 जो है उसको क्या समझना चाहिए हमको? प्रेजेंट वर्थ। क्या समझना चाहिए स्टूडेंट? प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट, फिलहाल, अभी का अभी पेमेंट होगा, 10,000 पे उसको खरीदने मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। मगर नीचे लिखा देखो, सिंस बायर वांट्स क्रेडिट पीरियड ऑफ 5 मंथ्स, अभी उसके पास तुरंत तो पैसा है नहीं, तो वो उसके पास से कुछ पीरियड डिमांड करता है कि भाई मुझे क्रेडिट पीरियड दे दीजिए। सेलर जो वो विश्वासु है, रिलायबल है आदमी, तो उसको क्रेडिट पीरियड दे देगा, मगर उसके ऊपर उसका 250 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। मतलब उसको ये गुड्स के लिए पेमेंट कितने का करना पड़ेगा? टोटल 10,250। तो यहाँ 3 अमाउंट्स आए हैं स्टूडेंट्स, एक है 10,000, एक है 10,250 और एक है 250, जिसमें कि 10,000 को मैंने बोल दिया इट इज अ प्रेजेंट वर्थ। ये सब टर्म्स अभी याद रखना है, प्रेजेंट वर्थ। ये मीनिंग जो समझा है, तो क्वेश्चन में उस एंगल से आप सोच पाओगे, क्वेश्चन को आगे कैसे करना है, वो सब चीज को आप बराबर से नोटिस कर पाओगे। So 10,250 is the final amount buyer has to pay after 5 months. 5 months का भी एक हिसाब आपको समझना है। तो 10,250 जो दूसरा अमाउंट मैंने जो रेफर किया, इसको हम क्या बोलेंगे? 250 जो है उसको हम क्या बोलेंगे? अब ये 250 ही क्यों चार्ज किया है, इस पे भी मैं आता हूँ। 5 महीने का बिल बना है, देखो बिल के ऊपर लिखा है पीरियड 5 महीने का हिसाब है, मतलब इसको बोलेंगे पीरियड ऑफ द बिल। क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ द बिल। तो अब यहां सेलर ने अपनी टर्म्स कंडीशन बायर के सामने रखी है, और वो टर्म्स कंडीशन क्या है कि भाई बायर, तू 5 महीने के बाद पे करेगा, आई विल बी चार्जिंग एक्स्ट्रा 250, दैट्स दिस 250 हाउ इट केम, 6% का मैं तेरे पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, एक्स्ट्रा 6% का मैं तेरे पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। लेकिन 6% तो पर एनम का रेट चलता है, समझो, तो वो 6% पर एनम लिखा भले है, लेकिन उसको ऊपर उसको खाली 5 महीने का इंटरेस्ट लेने का हक है, क्योंकि बिल 5 महीने का बना है, क्रेडिट पीरियड 5 महीने का मिला हुआ है। सो बायर के पास से सेलर एक्स्ट्रा 6% लेगा तो सही, लेकिन ओनली फॉर 5 मंथ्स। और ये जो 250 एक्स्ट्रा वो ले रहा है, दिस इंटरेस्ट is known as true discount, is known as true discount, शॉर्ट में हम TD लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ भले लिखने का है TD शॉर्ट में, लेकिन ध्यान रखना फुल फॉर्म बोलने का ट्रू डिस्काउंट। कारण प्रीवियस कंसेप्ट हमने डिस्काउंट का जो समझा है, उसमें हमने ये TD का ट्रेड डिस्काउंट समझा है, याद रखना। इसलिए वो ट्रेड डिस्काउंट वो भी TD होता है, यहाँ ट्रू डिस्काउंट ये भी TD होता है, इसलिए कंसेप्ट को मिक्स नहीं करना है। वो ट्रेड डिस्काउंट अलग है,
ये टीडी का ट्रू डिस्काउंट का कंसेप्ट अलग है। सो 250 एक्स्ट्रा जो चार्ज हुआ है वो क्या बोला जाएगा, ट्रू डिस्काउंट। अब ये कैसे कैलकुलेट करने का है, नीचे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, देख लो। पहली बात, ट्रू डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ यहाँ 10,000 था, 10,000 का गुड्स उसने अभी बेचा है, दैट इज व्हाट द प्रेजेंट वर्थ। लेकिन अभी वो पेमेंट नहीं कर रहा है, 5 महीने के बाद का क्रेडिट पीरियड उसने लिया है, 6% के हिसाब से एक्स्ट्रा उसको 250 आएगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। आर मतलब उसका जो भी रेट वो चार्ज कर रहा है। फिलहाल मैंने एग्जांपल में 6% लिया है, 6/100, और वो भी पूरे साल के लिए नहीं, 5 महीने के लिए, बिकॉज ही इज डिमांडिंग ओनली फॉर क्रेडिट पीरियड फॉर 5 मंथ्स। सो 5 मंथ में है इंफॉर्मेशन, इसलिए 5/100, 5/12, परसेंटेज 6/100, मंथ 5/12। ये आप कैलकुलेट करके लीजिए, 2 0 कैंसिल, 6 2 12, 2 50 into 5, that is going to be rupees 250। स्टूडेंट्स, ये 250 कैसे आया, वो ट्रू डिस्काउंट निकाला हमने किस तरह से, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट्स, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इंटू आर अपॉन 100 इंटू n/12। यहाँ n का मतलब क्या लेने का, देखो मैंने लिखा है n इज कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच बिल इज ड्रॉन, बिल इज ड्रॉन। तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी हिसाब से आप एक बाजू में लिख दीजिए कि ट्रू डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। ट्रू डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ क्या है, एट प्रेजेंट करंटली जो गुड्स का प्राइस है उसको बोलेंगे प्रेजेंट वर्थ। जो अभी का अभी रेडी कैश पे जो वो सेल करने के लिए जो प्राइस पे तैयार है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। ट्रू डिस्काउंट मिलने के बाद 250 मिला, वो मिलने के बाद प्रेजेंट वर्थ 10,000 में आप उसको ऐड कर दोगे, मतलब 10,250 विल बी कॉल्ड एज फेस वैल्यू। क्यों फेस वैल्यू बोलता हूं मैं इसको स्टूडेंट, 10,250 बिल के ऊपर लिखा है स्टूडेंट, ये देखो 10,250 बिल पे लिखा है। बिल पे जो लिखा रहता है ना उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस, चेहरे पे जो दिखता है वो, तो बिल के फेस पे क्या दिखता है, 10,250। सो दिस विल बी योर फेस वैल्यू। अच्छा, अब ये एक अलग शब्द मैं वापर रहा हूं, ध्यान रखना, मीनिंग सेम है। 10,250 को हम फेस वैल्यू तो बोल ही रहे हैं क्योंकि उतने का बिल बना है। इसके साथ साथ ये 10,250 को हम सम ड्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैंने नीचे रेफर किया है, सम ड्यू। इतना पैसा 5 महीने के बाद मिलना है सेलर को, इसलिए वो बोलेगा सम ड्यू। तो यहाँ देखो मैंने फाइनली फॉर्मूला लिख के बता दिया है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू या सम ड्यू। दोनों का मीनिंग सेम है, सम ड्यू या फेस वैल्यू, बोथ आर सेम, मगर अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। जब बिल बनता है तो उस हिसाब से वो बोल रहे हैं तो हम उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। कितना पैसा बाकी है सेलर को जो पूछा जाए तो सेलर बोलेगा ये है सम ड्यू, मुझे 5 महीने के बाद मिलने वाला है। So present worth, that is 10,000 plus true discount, that is 250, is equals to sum due, और you may say face value, that is 10,250। चलिए यहाँ पे हमने 3 पार्ट डिस्कशन में लाए हैं, 3 अमाउंट जैसे मैंने आपके सामने बताया कि भाई माल बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट,
worth rupees 10,000, but he is going to collect 10,250. Therefore 250 is extra charged as a interest, which is called as true discount. आप अभी शॉर्ट में यूज कर सकते हैं लिखने का, ये सब टर्म्स को आप शॉर्ट में लिखेंगे लेकिन बोलने का पूरा. So finally I have noted there the amount which is written on the face of the bill, that is what we call it as face value. स्टूडेंट्स, इतने डिस्कशन में मैंने टोटल 2 फॉर्मूला आपके सामने जनरेट किए हुए हैं. एक फॉर्मूला ट्रू डिस्काउंट कैसे ढूंढने का, ये रहा, मैंने स्टार मार्क किया है. और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज गोइंग टू बी सम ड्यू. तो PW प्लस TD इज इक्वल्स टू SD, और यू में से फेस वैल्यू FV. अब स्टूडेंट बिल ड्रॉ हो गया, स्टोरी को मैं आगे बढ़ाऊंगा. बिल का ओरिजिनल कॉपी सेलर के पास है. 5 महीने का टाइम जो दिया हुआ है उसने बायर को, वेट करेगा 5 महीने के लिए, पैसा आएगा 5 महीने के हिसाब से वो सोच रहा है. लेकिन 5 महीना बहुत बड़ी बात हो जाती है ऐसे बोलने के लिए 5 महीना, लेकिन टाइम जाने में बहुत समय लग जाता है कभी कभी. तो समझ लो ये एग्जांपल में मैंने जो बिल ड्रॉ किया है, समझो मैंने गुड्स बेचा है सेलर ने, वो मैंने अज्यूम करके लिखा है. देखो कि 4 जनवरी का एक मैंने तारीख लिया है, फॉर एग्जांपल है ये कि भाई 4 तारीख को गुड्स बेचा होगा और नक्की हो गया कि भाई मैं 5 महीने का क्रेडिट पीरियड लेना चाहता हूँ. उसने बिल बना डाला. व्हाट इज द डेट? 4 जनवरी 2019. मतलब कि ये ट्रांजैक्शन हुआ 4 जनवरी को, बिल भी 4 जनवरी को बन गया. बिल के ऊपर जो डेट लिखा होगा वो 4 जनवरी, इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ बिल ड्रॉन. हो सकता है कभी कभी ऐसा कि भाई गुड्स बेचा हो एक दिन और नेक्स्ट डे पे बिल ड्रॉ हुआ हो, तो ये बात हो सकती है ऐसा कि दोनों का डेट अलग हो सकता है. फिलहाल सेम डे का मैंने लिख के रखा है कि भाई जो दिन पे गुड्स बेचा है उसने, द सेम डेट बिल इज ड्रॉन, दैट इज 4 जनवरी 2019 फॉर 5 months. 5 months है मतलब पीरियड ऑफ द बिल विल बी कंसिडर्ड एज 5 months. पीरियड ऑफ द बिल इज कंसिडर्ड एज 5 months. अब स्टूडेंट, पैसा जब मुझे लेना है, सेलर को जब पैसा लेना है बायर के पास से, तो 5 महीने का उसको काउंटिंग करना पड़ेगा. 4 तारीख को जो बिल ड्रॉ हुआ है उस तारीख से लेके 5 महीने का मुझे एक कैलकुलेशन दिखाना है. स्टूडेंट मतलब कि ये बिल एक्सपायर कभी होगा? एक्सपायर का मतलब ड्यू डेट कभी आएगी, तारीख बताओ मुझे. ऑन विच डेट आई हैव टू कलेक्ट मनी. तो ऐसे रफली तो बोलने के हिसाब से बोल दिया 5 महीने के बाद, लेकिन 5 महीना खत्म कौन से तारीख पे होगा? खत्म होना मतलब डेट ऑफ एक्सपायरी, और यू में से ड्यू डेट. समझ में आ रहा है? तो दवाई के बोतल पे या दवाई के पैकेट के ऊपर वो लिखा रहता है ना एक्सपायरी डेट, उसका क्या मतलब है कि अभी आपने भले खरीदा हो, अभी आप यूज कर सकते, लेकिन एक्सपायरी तक यूज करोगे, एक्सपायरी डेट के बाद उसको आप यूज मत करना, उसका वो डेट खत्म हो रहा है वहां पे. यहाँ पे भी बिल के लिए यही बात लागू हो रही है, एक्सपायरी डेट. तो हमें अब फाइंड करके रखना है कि डेट दैट इज अ ड्यू डेट कैसे मिलेगी. 2 प्रकार की ड्यू डेट है. पहली है नॉमिनल ड्यू डेट. फर्स्ट इज नॉमिनल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? तो कि जो डेट पे आपने बिल ड्रॉ किया है उस पे आप 5 महीना ऐड कर लो, पीरियड आपको ऐड कर देना है.
व्हाट इज डेट ऑफ बिल ड्रॉन 4 जनवरी 2019 प्लस 5 मंथ्स गिनते रहिए। जनवरी के बाद स्टार्ट करो, 5 महीना कहाँ पे आता है, खत्म होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फरवरी से इसलिए क्योंकि फरवरी पे पहला महीना खत्म होगा, इसलिए नेक्स्ट मंथ से पहला मंथ गिनना शुरू होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 4 तारीख है, 4 से 4 4 जून। महीना कौन सा आया, जून। डेट कौन सी है, 4। तो 4 जून 2019 इज अवर नॉमिनल ड्यू डेट। लेकिन भाई साहब, बायर मुझे नॉमिनल ड्यू डेट पे पैसा नहीं देगा, मुझे उसको 3 दिन एक्स्ट्रा देना है। 3 दिन एक्स्ट्रा देना मतलब 4 जून के ऊपर 3 दिन एक्स्ट्रा गिन ले। तो क्या भाई, ये 3 दिन एक्स्ट्रा देंगे तो एक ड्यू डेट आ जाएगी, जो ड्यू डेट और आगे हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट। तो क्या नॉमिनल ड्यू डेट जो मिली है 4 जून, उसमें आप 3 दिन ऐड कर दीजिए। 4 तारीख 3 दिन ऐड करिए, 5, 6, 7। 7 तारीख पे मैं आके खड़ा हूं। 7 जून इज योर फाइनल ड्यू डेट विच वी कॉल इट एज लीगल ड्यू डेट। भाई साहब, इस डेट पे मेरे को पेमेंट मिलना है, बायर से पेमेंट मुझे मिलना है। मतलब ये डेट को मुझे पकड़ के चलना है, नक्की करके रखना है, पहले से ढूंढ के रखना है कि दिस इज द डेट 7th June 2019 on which I am going to get my payment. How much? 10,250। फेस वैल्यू जो नक्की किया है वो 5 महीना हो गया। नोट, बायर मतलब कि ड्रॉवी हैज टू पे ऑन लीगल ड्यू डेट। ये ध्यान में रखना, कोई भी आपको कभी भी ड्यू डेट खाली बोलता है तो ड्यू डेट मतलब कौन सी ड्यू डेट पकड़ने की, नॉमिनल ड्यू डेट पकड़ने का या लीगल ड्यू डेट पकड़ने का। तो कि ऑलवेज यू नीड टू कंसिडर लीगल ड्यू डेट एज योर फाइनल ड्यू डेट, दैट इज 7th June 2019। क्लियर कट लिखा है, नॉट ऑन नॉमिनल ड्यू डेट। मतलब when we say due date we must consider it is legal due date always। स्टूडेंट साथ में सब लिखते जाना, ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए। थियोरी रेडीमेड मिल रही है और आप इसको रिवाइज कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा थियोरी कंप्लीटली नॉलेज में आ जाएगा वापस से। सो दिस इज व्हाट इफ यू से व्हेन लीगल ड्यू डेट, तो बट ऑब्वियस है वो एक ड्यू डेट ही है हमारी। तो कोई नॉर्मली ड्यू डेट बोलता है तो कौन सी ड्यू डेट पकड़ने की, लीगल ड्यू डेट। क्वेश्चन में भी कभी ड्यू डेट बोला है तो कौन सी ड्यू डेट होगी, वो लीगल ड्यू डेट होती है। नॉमिनल खाली नाम के लिए हमको मतलब पता करना है, उसमें 3 दिन ऐड करना ही है लीगल ड्यू डेट जानने के लिए। तो नॉमिनल ड्यू डेट एक स्टेशन है, वहां पे रुकना ही है, बाद में 3 दिन ऐड करना जरूरी है फॉर गेटिंग लीगल ड्यू डेट। एंड फाइनली, so seller will get money on 7th June 2019 from buyer, that is on legal due date। स्टूडेंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे हम कवर कर रहे हैं जो पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में भी इस कंसेप्ट के आधार पे पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग लेना रहता है। तो जो आपको इसकी टर्म्स, इसके पूरे कंसेप्ट का जो इंफॉर्मेशन मालूम पहले से रहता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकोगे एंड देन यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली। सॉल्व करने का तो बात बाद में है, पहले क्वेश्चन समझेंगे, मालूम पड़ता है आपको कैसे सोल्व होता है, इस सब फॉर्मूला का पूरा हिसाब किताब, कंसेप्ट में कैसे क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सब समझ में जब तक नहीं आएगा तो सॉल्यूशन के और आगे नहीं बढ़ सकते ना। सो नाउ मूविंग अहेड, मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। बिल ड्रॉ हो चुका, बिल का मैंने ड्यू डेट भी ढूंढ लिया। ड्यू डेट कैसे निकालने का, पहले नॉमिनल पे पहुंचते हैं, फिर 3 दिन ऐड करके उस पे से हम लीगल ड्यू डेट पे पहुंचते हैं। एंड व्हेन वी जस्ट से ड्यू डेट वी कंसीडर ऑलवेज लीगल ड्यू डेट।
अब 5 महीने बीतने का जो ये पूरा सेलर को बहुत टाइम धीरे धीरे जा रहा है, उसको लग रहा है कि भाई ये पैसा मुझे को जल्दी कैसे मिल जाएगा, और उल्टे का वो सोचता है कि भाई मेरे को वो पैसा देगा भी ही नहीं, 5 महीने के बाद टांग तो नहीं दे देगा, टेंशन आ जाता है कभी। ठीक है, विश्वास था, फिर भी विश्वास कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है कि भाई मालूम है अभी तक भले उसने विश्वास से काम किया है, लेकिन क्या मालूम कभी वो विश्वास तोड़ देवे, पैसा मेरा डुबा देवे। ठीक है, ये सबको टेंशन रहता है बिजनेस करने में, कहाँ ना कहाँ ये सब चीज को सोचना तो पड़ता ही है, रिस्क रहता ही है। नाउ seller has got some urgent requirement of money। मतलब क्या हो गया, उसने 4 जनवरी को ये बिजनेस किया तो सही, उसके साथ ट्रांजैक्शन तो किया, बिल वगैरह बना लिया, सब हो गया, 5 महीने का नक्की हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद सेलर को बहुत अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ने की, कुछ अर्जेंट नीड आ गई। सेलर सोचता है कि भाई मेरे को ये पैसा 10,250 कैसे जल्दी मिल जाए। तो एक तो हिसाब उसने पहले ही ट्राई कर लिया कि भाई चलो मैं बायर से बात करता हूँ कि भाई तू अभी मेरे को पैसा दे सकता है तो मेरे को दे, मेरे को कुछ अर्जेंट काम है। लेकिन बायर तो अपने हिसाब से बैठा है मैनेज करके सब कि भाई मेरे को 5 महीने के बाद देना है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ये बोल के उसने तो फोन रख दिया। सो फर्स्ट ही विल ट्राई टू अप्रोच द बायर एंड रिक्वेस्ट टू पे अर्ली इफ पॉसिबल। बायर ने तो मना कर दिया कि भाई मैं जल्दी आपको पे नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो जो आपसे कमिट किया है मैं उसी दिन पे कर पाऊंगा, मेरा भी कुछ हिसाब है। ठीक है, ज्यादा तो फोर्स हम नहीं कर पाएंगे। सेलर बोलता है ठीक है, so it is not possible for buyer right now to pay early। now what seller is going to do, देखो सेलर सोच रहा है what to do now, क्या किया जाए कि मुझे पैसा अभी कोई दे सके। तो बिल तो उसके पास है, बिल की कॉपी उसके पास है ओरिजिनल, ठीक है ना, उस पर बायर ने साइन किया हुआ है, आपको मालूम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने स्टार्टिंग में बनाया हुआ है। सो व्हाट सेलर विल डू नाउ, he will go to the bank and submit this bill। बैंक देख रहा है भाई इसे तो लीगल डॉक्यूमेंट है, बिल है, सही है, बात सही है आपका, और बैंक को बोलेगा भाई बैंक तुम ये गिरवी रखो, मॉर्गेज हम बोलते हैं उसको, कि भाई तुम ये बिल को आप गिरवी रखो और उसके सामने मुझे पैसा दो। जैसे वो जूने जमाने में अभी भी करते हैं, जैसे कि साहूकार वगैरह के पास कुछ अपना सोना वगैरह गहना वगैरह गिरवी रखते हैं और उसके सामने पैसा लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो अब ये उसके सामने बिल सबमिट कर रहा है, बिल को गिरवी रख रहा है, इसको बोलते हैं मॉर्गेज, कि भाई बिल है, इसका पेमेंट 5 महीने के बाद होने वाला है, ये सब पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है आपके सामने है, वो आप रखो। बैंक को बोलता है वो सेलर, और मुझे अभी फिलहाल पैसे की नीड है, आप मुझे पैसा दे दो। ये जो कार्यक्रम करता है जब सेलर, इस प्रोसेस को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग विथ बैंक, बिल डिस्काउंटिंग विथ बैंक। इससे बैंक क्या करेगा, बिल ले लेगा और बिल के सामने उसको पैसा दे देगा। सेलर तो खुश, भाई अर्जेंट नीड था, पैसा मुझे चाहिए था, मिल गया। सो बैंक इज गोइंग टू हैव सम सपोर्ट इन दिस रिगार्ड, ये बैंक का काम है। लेकिन बैंक भी एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स, बैंक ये काम कोई फोकट में नहीं करेगा, बैंक भी अपना कमाने बैठा है। तो बैंक क्या करेगा, सेलर से बात करेगा
भाई मैं तुमको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो है बिल के ऊपर ये 10,250 जो लिखा है ना, पूरा पैसा नहीं दूंगा, मैं मेरा कुछ उसमें कमीशन लूंगा, मेरा कुछ उसमें इंटरेस्ट लूंगा। भाई साहब, बैंक बोलेगा मैं तुम्हारा ये बिल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके लूंगा, वो उतने पे ही लूंगा जितने का बिल है। मतलब बैंक बोलेगा आई विल चार्ज सम इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू 10,250। बैंक को हक उसके ज्यादा अमाउंट पे कोई लेने के लिए नहीं है भाई, जो है बिल का अमाउंट है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट लेने का हक है। हाँ, वो भी जो बैंक का रेट चलता होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस रेट से वो चार्ज करेगा, 8%, 10%, 12% जो चलता है। हाँ, वो फिर सेलर को थोड़ा समझना पड़ता है कि नहीं, उतना मेरा पैसा मुझे कम मिलेगा, टोटल 10,250 नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, उतने से उसको काम चलाना पड़ेगा। और जब ये बैंक अपना इस इंटरेस्ट का अपना चार्ज लेता है, बैंक को ये इनकम है, बैंक इसको ट्रीट करती है बैंकर्स डिस्काउंट। क्या बोलते हैं हम इसको? बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट का क्या मीनिंग बन गया? व्हेन सेलर इज discounting his bill with the bank, then bank is going to charge some interest on the face value of that bill, and that will be the income for the bank, which is called as banker's discount, which is written as BD in short. देखो भाई, ये जहाँ बिल का कॉपी, ये देखो बैंक खड़ी है, वो सेलर देखो वहाँ सीढ़ी चढ़ रहा है बिल लेके हाथ में, वो बैंक को बिल दे देगा, और बैंक देखो सामने पैसा दे रहा है, देखो he is going to collect that money against that bill। बिल किसके पास चला गया? अभी बैंक के पास, पैसा बैंक ने दे दिया सेलर को। मीन्स अगेंस्ट बिल, अगेंस्ट बिल मतलब ये बिल देने के सामने पैसा मिल रहा है उसको, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट बैंक के पास जमा हो गया और पैसा सेलर को मिल गया। अब मैंने यहाँ लिखा है देखो, बैंक इज गोइंग टू गिव मनी, मनी इज इक्वल टू ₹10,250 पे चौकड़ी मारा है देखो मैंने, मतलब 10,250 इज द फेस वैल्यू, उसका हिसाब बैंक का रहेगा कि भाई उसके ऊपर उसने बैंक का अपना खुद का बैंक इंटरेस्ट ले लिया है, बैंकर्स डिस्काउंट जिसको हमने बोला है, वो चार्ज करके ले लेगा, मतलब फेस वैल्यू से कम पैसा सेलर को मिलने वाला है। आई हैव रिटन हियर लेस देन नोटेशन, देखो मैंने साइन क्या किया यहाँ पे, लेस देन, और बॉक्स बना के रखा है, उसमें अमाउंट क्या आएगा, वो जो है अमाउंट सेलर को मिलेगा। मतलब सेलर को पूरा फेस वैल्यू नहीं मिलेगा 10,250 ना, उसमें से बैंक अपना हिस्सा थोड़ा इंटरेस्ट काट लेगा, पर बैलेंस पैसा उसको सेलर को मिलेगा। देखो ने लिखा है सेलर विल गेट मनी अगेंस्ट दैट बिल विच इज नोन एज सीवी, कैश वैल्यू। क्या बोलते हैं हम इसको? कैश वैल्यू। ये नया टर्म आ गया देख वापस से, बीडी आया बैंकर्स डिस्काउंट, सीवी आया कैश वैल्यू। तो बैंकर डिस्काउंट किसमें से माइनस किया? फेस वैल्यू में से, क्योंकि पूरा का पूरा फेस वैल्यू का अमाउंट तो सेलर को मिलने वाला नहीं है, तो सेलर को कितना मिलेगा? तो कि बैंक अपना बैंकर डिस्काउंट काट लेगा और बाद में जो है बैलेंस वो मिलेगा, वो बैलेंस जो है उसको बोलते हैं कैश वैल्यू। मतलब कि जितना पैसा बैंक ने बिल के अगेंस्ट दिया है, दैट इज कैश वैल्यू। तो यहाँ 3 टर्म नहीं आ गई, जो कि फेस वैल्यू तो पहले से थी, साथ में बैंकर डिस्काउंट और कैश वैल्यू। तो बैंकर डिस्काउंट जब फेस वैल्यू में से माइनस होएगा, उतना पैसा कैश वैल्यू सेलर को मिलेगा। तो फॉर्मूला बन गया देखो स्टूडेंट्स। बिफोर दैट लेट मी कवर दिस पार्ट। तो कि कैश वैल्यू इज द अमाउंट दैट द मनी रिसीव्ड बाय सेलर अगेंस्ट द डिस्काउंटिंग द बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर डिस्काउंट by the bank, and hence banker discount is income of bank। एक प्रकार से इंटरेस्ट बोला ना, इंटरेस्ट मतलब उसका एक इनकम हो गया बैंक के लिए। एंड देयरफॉर कैश वैल्यू
इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। कैश वैल्यू जो सेलर को मिल रहा है वो कैसे कैलकुलेशन में लाएंगे उन लोग, तो फेस वैल्यू जो है बिल का जो 10,250 है उसमें से बैंक अपना डिस्काउंट कट कर लिया, वो माइनस करके बाकी का पैसा कैश वैल्यू सेलर को दे देगा। अब हाउ टू नो द बैंकर डिस्काउंट, हाउ टू कैलकुलेट द बैंकर डिस्काउंट, बैंक अपना बैंकर डिस्काउंट नक्की कैसे करेगा? क्योंकि तो पहले बता दिया, जब सेलर बैंक के पास पहुंचा बिल लेके, बैंक ने देखा कि बिल कितने का है 10,250, तो एक बात नक्की हो जाती है कि बैंक जो है वो 10,250 फेस वैल्यू के ऊपर अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो नीचे लिखा है बैंकर डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ये एक बात नक्की हो गई। एज पर बैंक रेट, जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो चार्ज करने के लिए उसके हिसाब से। ऑन द नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिल रिमेन्स विद बैंक। अब ये क्या नया मामला आ रहा है, नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिल रिमेन्स विद बैंक, इसका क्या मीनिंग बनता है स्टूडेंट्स, समझ लेना है। स्टूडेंट्स बिल बना था 4 जनवरी को, उस समय तो सेलर को कोई पैसे की जरूरत नहीं थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो कुछ दिन चले गए, बाद में जो दिन आया उस दिन पे वो बैंक के पास गया, और बैंक के पास बिल कौन से दिन पे आया, बैंक बोलेगा कि भाई जिस दिन तुम मेरे पास बिल लेके आए हो मुझे तो बिल उसी दिन पे मिलता है, तो मैं उसी दिन से तुमको तुम्हारे पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। बैंक को हक इंटरेस्ट चार्ज करने का जो है वो कितने पीरियड के लिए है, सोचिए बराबर। क्योंकि बिल कभी मिला बैंक को, क्योंकि जब सेलर उसके पास बिल को डिस्काउंट कराने के लिए लेके गया, उस दिन से लेकर लास्ट का जो ड्यू डेट है तब तक ये बिल बैंक के पास पड़ा रहेगा, क्योंकि जब तक वो बायर पैसा नहीं देगा तब तक ये बिल ऑनर होने वाला नहीं है, मतलब तब तक ये बिल का पैसा बैंक को मिलने वाला नहीं है। तो बैंक के पास कितने दिन तक का ये बिल पड़ा रहेगा, तो कि वो आपको गिनती करनी पड़ेगी सर कि भी आप सेलर ने कौन से दिन पे बैंक को ये बिल डिस्काउंट करवाया है, उस दिन से लेकर लास्ट लीगल ड्यू डेट तक। अभी इसके डिस्कशन पे मैं आता हूं। मतलब जब आप ये बैंकर डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो उसका फॉर्मूला जरा समझ लीजिए, क्या है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, जो रेट चलता होगा बैंक का वो आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 365 क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो एन मानने में आएगा, दिस इज द नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिल रिमेन्स विद बैंक। मतलब बिल कितने दिन बैंक के पास रहा है वो डेज में इंफॉर्मेशन होगी, और डेज में इंफॉर्मेशन होने के कारण अपॉन 365 करना पड़ेगा। इफ इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड इज गिवन इन मंथ्स तो अपॉन में 12 करने का, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डेज तो उसको 365 से डिवाइड करने का। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, ऑलवेज वी आर कंसिडरिंग ये जो पीरियड है उसको हम ईयरली में कंसिडर करते हैं, क्योंकि रेट जो होता है ना वो रेट पर एनम होता है, सालाना। तो नंबर ऑफ डेज बोलो या नंबर ऑफ मंथ्स बोलो, उसको आप जब ईयर में कन्वर्ट करते हो ना तो उसके हिसाब से अपॉन में वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट करते हो तो अपॉन में 12 लाना है, जब आप डेज को ईयर में कन्वर्ट करते हो तो अपॉन 365 करना पड़ता है, और ये इंफॉर्मेशन आपको डेज में ही मिलने वाली है। सो नाउ दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि नाउ हाउ टू कैलकुलेट number of days, how to calculate number of days between the bill discounted with the bank till legal due date। मतलब हमको कौन से दिन का कैलकुलेशन करना है, देखो यहाँ पे मैंने और एक डायग्राम रेडी किया है जिससे आपको समझ में आता है कि नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। लेट अस कंसीडर दिस पार्ट। देखो मैंने एक पूरा
सीक्वेंस बनाया है आपके सामने, पूरी स्टोरी को पेश किया है। पहला है डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जब भी मेरा बिल ड्रॉ हुआ है 4 जनवरी को, वो सबसे मेरा स्टार्टिंग का डे था जब भी ट्रांजैक्शन हुआ। अब मैंने उस डेट पे से 5 महीने का बिल बनाया था, इसलिए मैंने 5 महीने को जोड़ के 4 जून का मैंने नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड आउट किया था। ये आगे हमने किया है स्टूडेंट्स, हाउ वी ऑब्टेन दिस नॉमिनल ड्यू डेट, वो अपन किया है। 5 महीना उस डेट में आप जोड़ दीजिए, 4 जनवरी में 5 महीना ऐड किया, 4 जून नॉमिनल ड्यू डेट, 3 दिन ऐड करो, 7 जून का तारीख जो आ गया वो तुम्हारे लिए लीगल ड्यू डेट आ गया। मतलब ये लीगल ड्यू डेट पे पैसा पे होना है बिल का। अब मेरे को मतलब कि सेलर को इस दिन पे पैसे की अर्जेंट नीड हुई, मतलब कौन सा तारीख मैंने लिखा है देखो, एग्जांपल के तौर पे 10 मार्च, मतलब जनवरी महीना गया, फरवरी महीना गया, तब तक मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। मार्च की 10वीं तारीख को मुझे कुछ पैसे की अर्जेंट नीड आ गई, और उस समय मैं ये बैंक के पास बिल लेके गया और उसको बोला भाई ये तुम बिल रखो और मुझे पैसा दो। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो मैंने बिल कौन से तारीख को बैंक को सबमिट किया है, 10 मार्च 2019। 10 मार्च को बिल बैंक के पास सबमिट हुआ है। बैंक के पास कभी बिल आया, 10 मार्च को। बैंक के पास 10 मार्च से लेकर कब तक बिल रहने वाला है, लीगल ड्यू डेट मतलब 7 जून 2019 तक। मतलब अब मुझे ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डेज बिटवीन डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग एंड लीगल ड्यू डेट। देखो मैंने ये आपको मार्किंग करके बताया है कि कौन से तारीख के बीच के दिन हमको गिनती करने हैं, डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक के डेज काउंट करने हैं। सो बिलो दैट आई हैव रिटन नंबर ऑफ डेज which for which bill remains with bank, that is dates between 10th March 2019 to 7th June 2019। और इसका मैंने नीचे कैलकुलेशन बताया है, देख लो कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स आप लोग ये पॉज करके नोट डाउन करते रहना प्लीज, बिकॉज मैं आगे चल रहा हूँ, थियरी आगे बढ़ेगी, नोट डाउन करने के लिए तुमको टाइम चाहिए। तो जब ये मुझे डेज का कैलकुलेशन करना है तो मुझे कैसे करना है ये मैंने आपके सामने इलास्ट्रेट किया है। देखो कैलकुलेशन किसके बीच का ये दिन निकाल रहे हैं हम, कौन से दो डेट का, डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग एंड लीगल ड्यू डेट। तो मेरा डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग क्या है, 10 मार्च 2019, और लीगल ड्यू डेट क्या है, 7 जून 2019। अब देखो मैंने नीचे एक टेबल बनाया है, तो मार्च महीना तो चल पड़ा है, 10वीं तारीख पे मैं खड़ा हूँ और 10वीं तारीख पे बिल मेरा बैंक में सबमिट हुआ है डिस्काउंटिंग के लिए। मार्च महीने का कंप्लीशन होने को और कितना दिन बाकी रहता है, मार्च महीना स्टूडेंट गिन लेने का, जनवरी फरवरी मार्च में 31 दिन रहते हैं, 31 दिन, और 10वीं तारीख पे तो मैं खड़ा हूँ, तो और कितने दिन बाकी, और कितने दिन पेंडिंग है मार्च महीने को कंप्लीट होने के लिए, तो के 10 दिन हो गया। नेक्स्ट रिमेनिंग डेज फॉर मार्च मंथ इज हाउ मेनी days are left in the March month, that is 21। हो गए 31, 10 दिन बीत चुके हैं, बाकी के 21 दिन। अब अप्रैल तो पूरा है, आगे बढ़ रहे ना हम, अप्रैल महीना तो पूरा का पूरा बैंक के पास रहा है बिल, तो अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून पूरा नहीं आएगा स्टूडेंट, 7 जून पे तो मुझे पेमेंट हो जाने वाला है बैंक को, क्योंकि बिल अभी उसके पास है। तो 7 जून तक का ही डे मुझे को गिनना है, मतलब जून पूरा नहीं गिनने का। जून में कितना दिन खाली गिनना पड़ेगा, 7 दिन। और स्टूडेंट टोटल करिए ना कितना दिन हो जाता है, तो के 89 डेज। स्टूडेंट 89 डेज के लिए ये बिल बैंक के पास पड़ा रहा है, मतलब
जितने दिन के लिए ये बिल बैंक के पास रहेगा उतने ही दिन के लिए बैंक मेरे पास से इंटरेस्ट वसूलेगा. So I have written here bill remains with bank for 89 days and therefore which means bank will charge interest for 89 days. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? 89 डेज के लिए बैंक मेरे से इंटरेस्ट लेगा. अब ये 89 डेज का इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है आपको, और वही तो है बैंकर डिस्काउंट का कैलकुलेशन जो फॉर्मूला में मैंने समझाया हुआ है. और उसमें एन का मतलब मैंने अभी तक आपको ये अभी प्रैक्टिकली आपको डेज काउंट करके बताया हुआ है. तो अभी मैं नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन होने के बाद बैंकर डिस्काउंट कैलकुलेट करके बता रहा हूं. सो बिलो दैट आई हैव रिटन that bill remains with bank for 89 days, which means bank will charge interest for 89 days, which is known as banker's discount, and bank give money against the bill, which is known as cash value. As earlier हमने देखा है cash value का definition. So students, यहाँ पे अब हमारे सामने बैंकर डिस्काउंट का कैलकुलेशन करने का कैसा वो मैंने आपको बताना है, because now on just only formula I have shown earlier. Now I will do the practical calculation because मैंने अभी आपके सामने डेट के आधार पे नंबर ऑफ डेज काउंट करवाए हैं. सो बैंकर डिस्काउंट इज फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 इंटू एन अपॉन 365. मान के चलिए बैंक अपने से 12% का इंटरेस्ट ले रहा है. सो 12 अपॉन 100 इंटू कितने दिन के लिए लेगा 89 डेज जो हमने कैलकुलेट किए अपॉन 365. सो यहाँ कैलकुलेशन करो आप, 0 0 कैंसल, 1025 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 89 अपॉन 365 आप करोगे, यू आर गोइंग टू गेट 299.917 समथिंग. इन जनरल आई कैन have round off figure as rupees 300. So rupees 300 is the banker's discount which is bank is going to take from the seller. और अब वो ऐसे अलग से सेलर से नहीं लेगा, वो क्या करेगा फेस वैल्यू में से उतना काट लेगा और बाकी का पैसा सेलर को दे देगा. मतलब वो अलग से लेने बैठने वाला नहीं है, बैंक भी शाना है. बैंक क्या करेगा, उसको पैसा देना ही था है ना, तो उसके सामने वो पैसा उतना कम देगा. मतलब इन शॉर्ट उसने अपना बैंकर डिस्काउंट क्या कर लिया है, ले लिया है. विच मीन्स बैंक विल गिव मनी अगेंस्ट बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर डिस्काउंट विच इज वन टाइप ऑफ इनकम फॉर बैंक. बैंक विल गिव रुपीज 10,250 minus 300, that is rupees 9,950, which we call it as cash value, which we call it as cash value. So face value minus banker discount is equals to cash value. That cash value the person is going to receive who is coming for discounting. जो भी आदमी बिल लेके उसको डिस्काउंट करवाने आता है उसके हिसाब से उसको वो पैसा कैश वैल्यू का बैंक दे देगा, बिकॉज बैंक इज गोइंग टू ऑब्जर्व द बिल विच इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. अगेंस्ट दैट ही इज गोइंग टू गिव द मनी एंड दैट इज व्हाट कैश वैल्यू. स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. हम ये जो टर्म्स है उसमें एक लास्ट और अंतिम टर्म बाकी रहता है. अभी तक हमने जितने भी टर्म्स करी है उसमें लास्ट टर्म है बैंकर्स गेन. दिस इज व्हाट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. बैंकर गेन का मतलब है, एक हमने देखा बैंकर्स डिस्काउंट, दिस इज नॉट द बैंकर डिस्काउंट, दिस इज बैंकर्स गेन, बीजी. बैंकर्स गेन क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट. ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस है उसका मतलब होता है बैंकर्स गेन. फॉर्मूला क्या बन जाएगा बैंकर्स गेन का, तो कि बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट. और एक बात ध्यान रखना, ऑलवेज बैंकर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट. मतलब हमने पहला ये बैंकर डिस्काउंट ही क्यों रखा, माइनस ट्रू डिस्काउंट बाद में है ना, तो बैंकर डिस्काउंट बड़ा है ट्रू डिस्काउंट छोटा है, और वो माइनस करने पे जो डिफरेंस मिलेगा वो होगा बैंकर्स गेन. ऑल्सो बैंकर्स गेन ढूंढने का एक दूसरा भी फॉर्मूला है. Banker's gain is a one type of interest on true discount. This is also one more formula. So banker gain जो ढूंढना है, this can be also obtained by this formula, true discount into r upon 100 into n upon 365. Again n is number of days, कि भाई कितने दिन तक बैंक के पास ये बिल रहा है. This is known as our banker's gain. स्टूडेंट बैंकर्स गेन का दो फॉर्मूला हो गया.
बैंकर्स गेन का दो फॉर्मूला कौन सा हुआ, एक बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट और दूसरा फॉर्मूला ट्रू डिस्काउंट इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन अपॉन 365। इन शॉर्ट बैंकर्स गेन इज कैलकुलेटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट। ये दोनों फॉर्मूला है, कभी जो सिचुएशन क्वेश्चन में होती है उस हिसाब से हम यूज करते हैं और उसके आधार पे आगे का कैलकुलेशन हम कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट ओवरऑल यहाँ हमारा पूरा पार्ट खत्म होता है। ये जो पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा टॉपिक हमने लेके इसमें जो वेरियस टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज की जो है हमने पूरी समझी है एग्जाम्पल के साथ, और इसमें से क्या क्या हमें फाइंड करना है, किस तरह से फाइंड करना है, फॉर्मूला के साथ, एग्जाम्पल के साथ, और नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन कैसे किया हमने, वो पूरा का पूरा बराबर से इसको समझना है स्टूडेंट्स। इफ यू वांट यू मे रिपीट दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड टोटल यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय दिस एग्जाम्पल। आप ये पूरा कंटेंट प्रॉपरली लिख लेना नोटबुक में, प्रॉपर वे से इसको प्रेजेंट करना, क्योंकि कोई भी पार्ट इसमें आगे पीछे हो रहा है नहीं चलेगा। एक के बाद एक जो भी मैंने कंसेप्ट लिए हुए हैं सीक्वेंशियली उसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर इसका कुछ रिवीजन लेके हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो है वो धीरे धीरे शुरू करेंगे। तब तक इसको प्रॉपरली आप स्टडी करिए। थैंक यू।